नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक ये है कि हमारे देश में आपने बहुत सारे गिग वर्कर्स आपने देखे होंगे। और आजकल गिग वर्कर्स का मतलब ये रहता है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक टास्क मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। मतलब कि असंगठित क्षेत्र के ये लोग होते हैं, मतलब कि कौन से होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ये लोग होते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला में आप उन लोगों को देख सकते हैं। तो इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती, मतलब कोई भी पेंशन नहीं रहती, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती, काफी लगातार चर्चे में रहते हैं। तो आप इसको एक बार याद रखिएगा कि गिग वर्कर्स किसको बोलते हैं। चर्चा में क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूके की तरह, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की तरह पीएफआरडीए ने बोला है कि एक पेंशन स्कीम इनके लिए होना चाहिए। क्योंकि हमने बैकग्राउंड में पढ़ा कि इनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती। जोमेटो स्विगी वाले बोलते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी करो, आपने वो इशू भी सुना होगा। तो इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए पीएफआरडीए ने कहा है कि इनको एक सोशल सिक्योरिटी जैसी, यूके की जैसी पेंशन स्कीम हमारे देश में होनी चाहिए, ताकि ताकि इनको एक कंट्रीब्यूशन कर सके एनपीएस स्कीम के अंतर्गत, और इनको क्या मिल सके, सोशल सिक्योरिटी मिल सके। और हमारे देश में ये समस्या भी आती है कि जो असंगठित क्षेत्र होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसमें बहुत सारे लोगों के पास पेंशन स्कीम नहीं होती, उनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए पीएफआरडीए सरकार के द्वारा कई प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं। ठीक है, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना सरकार के द्वारा चलाई। तो इस टाइप की बहुत सारी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको लेके आएंगे तो हमारे पास जो 90% जो वर्क फोर्स है वो पेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। पीएफआरडीए क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक नेशनल पेंशन स्कीम को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के आधार पर एक पेंशन देते हैं, जिसको 2004 में इसको लेके आए थे। एनपीएस के बारे में कई बार हमने डिस्कशन किया हुआ है। और इसमें अभी तक 16.7 मिलियन सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पीएफआरडीए में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब गिग वर्कर के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली हमने पढ़ लिया है, एक कोई व्यक्ति, जैसे आप गए इंडिविजुअल, आपने कहीं पे काम किया और आपको टाइम के आधार पर, आपको टास्क बेस्ड मैनर के आधार पर, आपको फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर आपने कुछ घंटे काम किया और आपको उस कुछ घंटे के बदले आपको कुछ पैसे मिल गए। जैसे आप जोमेटो में गए, आप स्विगी में गए, आपने ऊबर चलाई, आपने ओला चलाई, या फिर किसी सर्विस रेस्टोरेंट में आपने जाके वेटर का काम किया। सॉरी। ठीक है, अभी तक हमारे देश में 15 मिलियन के आसपास इस गिग वर्कर आपको देखने को मिलते हैं। 90 मिलियन जॉब इन फ्यूचर में, गिग इकोनॉमी की संभावनाएं हमारे देश में अभी भी बनी हुई हैं कि 90 मिलियन से अधिक हमारे पास गिग वर्कर जॉब अभी और जनरेट हो सकती हैं। तो इसलिए 90 मिलियन, इतना सारा अगर हमारा वर्कफोर्स इस कल्चर में लगा हुआ है, गिग वर्कर के रूप में काम कर रहा है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने की हमको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इस पे हमें विचार करने के लिए आवश्यक है। तो इंडिया में जो गिग वर्कफोर्स है, सबसे ज्यादा हमको हायर स्किल फ्रीलांसिंग में देखने को मिलेगा, जैसे आईटी, डिजाइन, मैनेजमेंट में। फिर उसको दूसरे नंबर पे हमको 19% हमको लो स्किल गिग वर्क देखने को मिलेगा, जैसे क्लीनिंग, माइक्रो टास्क में। फिर हमको 17% आपको पर्सनल सर्विस, केयर, वेलनेस, टीचिंग में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 10% आपको अदर्स में देखने को मिलेगा, 8% डिलीवरीज में, जोमेटो, स्विगी में, और आपको रीड राइड शेयरिंग में आपको 4% के आसपास आपको गिग, आपका इंडिया का वर्कफोर्स मिलेगा। तो इस डेटा को आप कोट कर सकते हैं। इंडिया में की प्लेयर कौन कौन से हैं जो गिग वर्कर, गिग एम्प्लॉय देते हैं लोगों को? स्विगी है, जोमेटो है, डिलीवरी है, डुंजो है, और उबर, ओला
पर्सनल ट्रांसपोर्ट में आप देख पाएंगे अर्बन कंपनी हाउस जॉय एट होम पर्सनल सर्विस देती है। फ्लेक्सी लाइट आपको अपवर्क हाई स्किल्ड प्रोफेशनल टास्क आपको देती है। फार्मा में आपको 15% आपको शेयर देखने को मिलेगा परसेंटेज का कंपनी में, उसके बाद आपको 69% इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा फार्मा में। फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग इंश्योरेंस में 32%, इन फ्यूचर में 56% आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चर में 35%, 65% आपको इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी में 57%, 60%, सर्विस में 47% और इन फ्यूचर में 76 हमको देखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर में हमारे देश में गिग इकोनॉमी से संबंधित बहुत सारी संभावनाएं हैं। बेरोजगार भी बहुत, अधिकांश लोग कहाँ जाएंगे, गिग वर्कर के रूप में काम करने के लिए इच्छुक होंगे। तो इनको सोशल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है और इस पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिव रूप से हमको एक पॉलिसी लाने की आवश्यकता है ताकि इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम आसानी से निदान कर सकें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब पीएफआरडीए के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसको पीएफआरडीए को सरकार ने 10 अक्टूबर 2003 को इंटरिम रेजोल्यूशन के माध्यम से सरकार ने एनपीएस को इंप्लीमेंट करने की दिशा में इसको लाया। फिर इसके संबंध में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 लेके आए, मतलब कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक संस्थान है, और इसको 18 सितंबर 2013 को प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको अपनी सहमति दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 1 फरवरी 2014 से इसको फोर्स में लेके आई। तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। एक बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे आप टीडीएस भरते हैं। मान लो आपने शुरुआत में कुछ ऐसा, आपने कोई सर्विस ली, आपने कोई गुड्स ली, तो आपने उसको इनकम टैक्स ज्यादा दे दिया, आपने टैक्स ज्यादा दे दिया। जब आप आईटीआर फिल करोगे तो आपको जो आप ज्यादा आपने टैक्स दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकम टैक्स क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये लिखा है ना कि टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट वंस कैन रिड्यूस द टैक्स हैव बीन ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट पे बैलेंस अमाउंट। तो आपको जो आपने पे किया है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम एक्स्ट्रा हो रहा है आउटपुट में, तो वो माइनस होकर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लें आपको 450 रुपए आउटपुट में पे किया, तो आपको 150 रुपए इधर हो रहा था, 300 रुपए आपने पेमेंट करना था, तो 150 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। बस इतना से याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, H9N2 वैक्सीन चर्चा में है, क्योंकि जो ICAR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, भोपाल में देखने को आपको मिलेगा। इसने H9N2 की एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन बनाने की जो फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, उसको 4 प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर कर दी है। तो इसके संदर्भ में हमको अच्छी खबर मिल सकती है। अब H9N2 की भी आपको वैक्सीन मिल जाएगी। वैक्सीन विल इंक्रीज इनकम ऑफ, क्या करेगी, मतलब कि अधिकांश आपको ये मुर्गी में देखने को मिलेगा। जो पोल्ट्री आपको वहां पे पोल्ट्री फार्मर है, वहां पे उनकी इनकम बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप से हार्म होती है। तो अगर हम वैक्सीन उनको दे देंगे तो इस सारी समस्या का निदान होगा, उनकी इनकम भी हमको देखने को मिलेगी। H9N2 क्या है, इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप वायरस आपको देखने को मिलेगा। ये कॉज ह्यूमन इन्फ्लुएंजा में हो सकता है, एज वेल बर्ड फ्लू के आसपास इसको देख सकते हैं। H9N2 आपको मोर देन 50 स्पीसीज में वाइल्ड बर्ड में देखने को मिलेगा, ह्यूमन इंक्लूडिंग में, कैट, डॉग, फिक्स, ईटीसी में आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपके अंदर भी आप ट्रांसमिट हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जैसा आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट आईक्रस चर्चा में है। रिसेंटली जो हमारी नहीं, मतलब कि अमेरिका की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम जो जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या करें, एक फिक्शन वर्क, मतलब कि नोवेल है जिसका नाम है नील स्टेप्सन्स नोवेल टर्मिनल शॉक। इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, आप यहाँ पे देख पाएंगे ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, स्ट्रेटोस्फीयर में आजकल हमारे देश में, आजकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो रही है। उसके कारण जो टेम्परेचर है वो काफी राइज हमको देखने को मिल रहा है।
तो ये क्या करेंगे आप, एक पहले इस बात को समझें, अल्बीडो को समझें। अल्बीडो का मतलब है कि जितना ये हमारा सरफेस है, जितना अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन मान लो 100% आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन अगर जितना अधिक से अधिक होगा, मान लो 70% हो गया, तो 30% हमारा टेम्परेचर यहाँ का राइज हो जाएगा, क्योंकि 70% तो क्या हो गया, वापस चली गई। इसको बोलते हैं अल्बीडो। क्या बोलते हैं बेटा, अल्बीडो। लेकिन अभी हमारा जो पृथ्वी का अल्बीडो है वो 35% है, मतलब 35% हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर 65% हमारा पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो इसके द्वारा हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। और इस सारी समस्याओं को हमको देखने को मिलता है कि एक ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसमें अल्बीडो का भी योगदान हमको देखने को मिलता है, कि अल्बीडो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, अब अल्बीडो का हम बढ़ा दें, तो ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करें, इस प्रकार के पार्टिकल को स्प्रे कर दें शूटिंग के द्वारा, कि वो सनलाइट को वहीं से रिफ्लेक्ट कर दें, वापस वहीं भेज दें। तो जो पृथ्वी पे जो सनलाइट आ रही थी पहले, मान लो 100% आ रही थी, तो अब कितनी आएगी, 50% आएगी। तो जो पृथ्वी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की बजाय क्या होगा, कम होगा। बात आ गई समझ में। तो हमको अल्बीडो बढ़ाने के लिए एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया था, आप देख रहे हो उठा के, कि पार्टिकल को अगर हम स्प्रे करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, किसके लिए होगा। तो एक ऑप्शन था उसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, मतलब कि ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने के लिए। सिंपल सा प्रश्न था। जैसा कि आप देखते हैं कई वॉल्केनिक में आपको इरेप्शन देखने को मिलता है, तो उसके पार्टिकल आपको स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं। तो एक वॉल्केनो पिंटाट्यूबा आपको फिलिपींस में देखने को मिलेगा, 1991 में इसमें हमको इरप्शन देखने को मिला। तो इस वॉल्केनो ने 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया। इसको बोलते हैं वॉल्केनिक विंटर, क्योंकि उसने अल्बीडो बढ़ा दिया, तो वो वापस चला गया। इस बात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। हम क्या करेंगे, सोलर जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से हम कुछ सब्सटेंस को इस एटमॉस्फेयर में स्प्रे करेंगे, उसके हजारा, चाहे वो एरोसोल हो सकते हैं, सनलाइट वापस स्पेस में चली जाएगी और हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा, इस बात को हम देख सकते हैं। तो इसमें 3-4 टेक्निक हो सकती हैं। सॉरी, पहला है सरफेस अल्बीडो इनहेंस हो सकता है, आपने कर दिया। मान लो आप सीरस क्लाउड आप देख सकते हैं, तो इनसे भी हमको चीजें देखने को मिलती है। सरफेस का मतलब है कि अधिक से अधिक वाइट कोई प्लेसेस होना चाहिए, और अधिक से अधिक वो क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, तो वहां से अल्बीडो अधिक से अधिक होगा। जबकि यहाँ से अल्बीडो डार्क प्लेस पे आपको अल्बीडो कम लेवल पे देखने को मिलेगा। जब आप डार्क प्लेस पे आएंगे तो वहां पे टेम्परेचर अधिक होगा, जब आप थोड़ा सा लाइटर प्लेस पे आएंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है, अल्बीडो। तो सबसे पहला काम है, अगर सरफेस का अगर व्हाइट है और चिकनी है तो आपको इसमें अल्बीडो अधिक देखने को मिलेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया। फिर क्लाउड के द्वारा कुछ रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि लाइट होते हैं, व्हाइट होते हैं, तो इनके द्वारा हो जाता है। सीरस क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस प्रकार की चीजें आप देखने को मिलेंगी। और आपने कुछ स्ट्रेटोस्फीयर एरोसोल मतलब कि पार्टिकल को स्प्रे कर दिया, तो इसके द्वारा भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा, स्पेस मेथड में आप क्या करते हैं, कुछ मिरर लगाने की योजना साइंटिस्ट बना रहे हैं कि मिरर लगा दें, तो मिरर से क्या होगा, सनलाइट वापस चली जाएगी, तो वो भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारा काम कहाँ होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें लगातार चर्चा में रहती हैं। तो आप इसको यहाँ से प्रश्न अदर आने की संभावनाएं हैं, तो आपको यहाँ से जरूर आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से प्रश्न जरूर आपके द्वारा आ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर आपको ट्रोपोस्फीयर देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर थर्मोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा। ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी 20 से 50 किलोमीटर तक। और जो भी क्लाउड आपको ट्रोपोस्फीयर के ऊपर आपको एयरप्लेन आपको इस एरिया आपको देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो, बेमटैलिक एंटी ट्यूमर एजेंट अभी क्या है, साइंटिस्ट ने खोजा है, और ये क्या करेंगे, प्लेटिनियम ड्रग के माध्यम से किसी डिसीज को ट्रैक करते हैं, और सेवरल, और उस जो कैंसर होगा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, उस कैंसर सेल को खत्म करेगा, आपका कैंसर बिल्कुल
सही हो जाएगा, ट्यूमर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको खोजा गया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि पुणे में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। र्यूथेनियम फेरोसिन बिमटेलिक इस एजेंट का नाम है। एंटी ट्यूमर इफेक्ट प्लेटिनियम रेजिस्टेंट कैंसर के माध्यम से आपके ट्यूमर को खत्म कर सकता है। इसको RUFC मतलब कि रेथेनियम फेरोसेंस हाइब्रिड बाइंड भी आपको न्यूक्लियस बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसके माध्यम से जो ट्यूमर आप होगा उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इतनी सी न्यूज है, अभी डेवलप नहीं हुई है, बस पढ़ना है आपको। ठीक है, ये याद रखना है RUFC। ठीक है, और ये आपको याद रखना है क्या है तो आप बता देंगे। ठीक, दूसरा मुल्ला पेरियार डैम हमेशा चर्चा में रहता है। ये देखने को हमको केरला में देखने को मिलेगा, पेरियार, ये इधर आपको पेरियार रिवर पे, लेकिन इसको ऑपरेटेड किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, थेनी, मदुरई, डेंडिगोल, शिवगंगा, रमन्नाथपुरम, तो इनको कुछ कैनाल के माध्यम से यहाँ पानी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, या पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए तमिलनाडु के द्वारा इसको ऑपरेटेड किया जाता है। कुछ पुराना एग्रीमेंट भी है, इसके कारण ऑपरेट किया जाता है। तो तमिलनाडु में क्या होता है, एक बैगई रिवर है, ये आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे पानी ट्रांसफर किया जाता है कैनाल के माध्यम से, और इसके द्वारा तमिलनाडु की जो जल पूर्ति इस डैम के द्वारा की जाती है। ठीक है, चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो फ्लड अलर्ट है, केरला ने कहा कि मुल्लेपेरियार डैम में अगर पानी का लेवल राइज होता है तो आप फ्लड अलर्ट जारी कीजिएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व के माध्यम से आपको नदी देखने को मिलेगी, 126 ईयर ओल्ड डैम है, ओन्ड ऑपरेटेड मेंटेन तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वाटर इरिगेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इधर आपको इडुक्की रिजर्व देखने को मिलेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व, मुल्लेपेरियार डैम, और इधर आपको सुरीलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको पेरियार डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, धनु यात्रा चर्चा में है। प्राइम मिनिस्टर ने जो उड़ीसा के लोग हैं उनको ग्रीटिंग दिया है। तो धनु यात्रा क्या है, एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पुराणिक मिथ का, जो कि कृष्ण लीला से संबंधित है, कृष्ण लीला से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। धनु को पूसा भी बोलते हैं। धनु संक्रांति मकर संक्रांति के मध्य आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, कंस क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम को इनवाइट करते हैं ओकेजन ऑफ धनु यात्रा, और उनके पीछे मंशा वो ये होती है कंस की कि इस यात्रा के दौरान इनको मार दिया जाए। ठीक है, इसलिए इसको धनु यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा की बरगाह डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती ओपन एयर थिएटर, बिगेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, ब्लिजार्ड चर्चा में है। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस ब्लिजार्ड जो साइक्लोन है उसने हिट किया है, स्टॉर्म है, और इसकी इंटेंसिटी काफी अधिक मात्रा में हमको देखने को मिल रही है, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ब्लिजार्ड कहां से संबंधित साइक्लोन है, तो आप बता देंगे अमेरिका ने इसको हिट किया है। साइक्लोन के बारे में आप पढ़िएगा बेसिक्स, किसी दिन हम अच्छे से स्पेशल लेक्चर में साइक्लोन का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा राम सेतु चर्चा में है। सेंट्रल अभी क्या हुआ, पिटीशन फाइल की फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ने नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए राम सेतु को। तो राम सेतु क्या है, 48 किलोमीटर चेन लाइमस्टोन का सोल्स का कनेक्शन पम्बन आइसलैंड और रामेश्वरम को आपस में जोड़ता है। इधर आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा, इधर आपको पम्बन देखने को मिलेगा, इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार, इधर आपको पाक स्टेट आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग ये भी देते हैं कि इसको तोड़कर यहाँ से कैनाल बना दो, तो यहाँ से धन और समय दोनों की क्या होगी, बचत होगी, क्योंकि अभी हमको ऐसे श्रीलंका को घूम के जाना पड़ता है। अगर एक कैनाल यहाँ से बन जाएगी तो यहाँ से सीधा चला जाएगा, जैसे अभी आपने राम सेतु मूवी भी देखी होगी, इसको एडम ब्रिज के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।